खाते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, AITC जिंदाबाद, निगम प्रबंधन होश में आओ, निगम प्रबंधन होश में आओ, चेयरमैन होश में आओ, चेयरमैन होश में आओ, MD होश में आओ, MD होश में आओ, इनकलाब जिंदाबाद, ये कमल की नीति नहीं चलेगी, ये शोषण उत्पीड़न बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बकाया भुगतान बंद करो, AITC जिंदाबाद। ये जो हमारा प्रदेश स्तरीय धरना है, अरे भाई आवाज नहीं आ रही पीछे, भाई साहब फोटो ले लो। अरे यार आप जाओ उसके साथ तो आज के हमारे धरने के मुख्य वक्ता स्टेट रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन के आह्वान पर आज 16 अप्रैल 2026 को पूरे राजस्थान के स्तर का विशाल धरना या रोडवेज मुख्यालय पर आयोजित करने का फैसला यूनियन ने किया था। इस धरने को, आंदोलन के इस कदम को RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन उसने खुले मन से इसका समर्थन किया है। तो यहाँ यूनियन के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों और सदस्यों के अलावा यहाँ पर RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। आप सब लोग दूर दूर से चल के आए हैं, गर्मी का समय है, अभी आपको 2-3 घंटे अच्छी आ रही। अरे भाई डिस्टर्ब मत करो, चलो करो डिस्टर्ब। ओके सर। और बैठना है आप सबका, मैं खुले मन से आपका अभिनंदन करता हूं यहाँ पर कि आप इतनी दूर दूर से चल के अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आए। मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ, आप अपने अभिनंदन के लिए भी ताली नहीं बजा रहे। क्या तो समझ में नहीं आ रही आपको मेरी बात? मैं आपका अभिनंदन कर रहा हूँ, आप यहाँ पर आए, आप अपने लिए ताली नहीं बजा रहे। मैं आपको अभिनंदन के साथ साथ मैं आपको लाल सलाम करता हूँ कि आप यहाँ पर आए हो अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। साथियों, हम जिस सवालों को लेकर के यहाँ पर आज आए हैं उस पर तो हम चर्चा करेंगे पर थोड़ी सी चर्चा मुझे कुछ और नहीं आपसे करनी है, जो जरूरी है वो करना चर्चा ट्रेड यूनियन के हिसाब से। आप एक लड़ाकू ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ता सदस्य रहे हो। 1960 से तक यूनियन रोडवेज में बनी, जब तक चली आ रही है। नए लोगों को तो इसका इतिहास ही पता नहीं है कि 1960 से लेके कितने आंदोलन, कितने संघर्ष इस यूनियन ने किए, कितनी उपलब्धियां इस यूनियन की है, कितने कितने फैसले रोडवेज को बचाने के लिए और कर्मचारियों को हक दिलाने के लिए लगातार हम करके आए। पिछले 7 साल से, मैं 6 साल नहीं बोल रहा हूँ, 7 साल नहीं बोल रहा हूँ, 60 साल, 60 ईयर से 1966 से मैं इस यूनियन से जुड़ा हुआ आपके साथ लगातार काम करता आ रहा हूँ, 10 साल से लगातार। मैं आज भी आपके बीच में मौजूद हूँ, इसलिए मजा आता है। यहाँ पर मन में तकलीफ होती है कि सारी जिंदगी जब मजदूरों के लिए हमने अपनी दी है, तो आज जब मजदूर तकलीफ में होता है तो दिल में दर्द पैदा होता है और दिल ये कहता है कि इस तकलीफ के खिलाफ लड़ना है। मजदूर साथियों को कहना है लड़ो, अपनी तकलीफ को दूर कराने के लिए लड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है अपनी समस्याओं को हल कराने के लिए संघर्ष के अलावा। अभी 2 दिन 3 दिन पहले की घटना है, आपने नोएडा नाम सुना है? नोएडा नाम सुना है? उत्तर प्रदेश में नोएडा बहुत मशहूर शहर है। अभी कुछ दिन पहले बहुत बड़ा हवाई अड्डा वहां पर बना, जिसका उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री ने किया। वो हवाई अड्डा एयरपोर्ट दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से भी बड़ा है। अब तक के हिंदुस्तान में जितने एयरपोर्ट बने उनसे सबसे बड़ा एयरपोर्ट वहां पर नोएडा के अंदर बना है।
ऐसे शहर में सैकड़ों की तादाद में फैक्ट्रियां हैं, छोटी फैक्ट्रियां भी हैं, मध्यम स्तर की फैक्ट्रियां भी हैं, और बड़े बड़े पूंजीपति धन्ना सेठों की फैक्ट्रियां भी है, और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन की फैक्ट्रियां भी है। मल्टीनेशनल का मतलब समझते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां होती हैं, जिनके कई कई जगह अलग अलग देशों में जिनके धंधे होते हैं, उनकी फैक्ट्रियां भी है। वहां मजदूरों का शोषण हो रहा था लगातार, उनको नाम मात्र का वेतन दिया जाता था, उनको महंगाई लगा, वहां तो महंगाई बहुत है, हमारे जयपुर से बहुत ज्यादा महंगाई है वहां तो। उनका काम नहीं चल रहा था, वो लगातार मजदूर करे कि भाई हमारा वेतन बढ़ाओ, गैस महंगी हो गई, अब तो इस ईरान और अमेरिका के युद्ध के साथ हमारा काम नहीं चल रहा है, मान नहीं रही थी, सरकार नहीं सुन रही थी। क्यों? सरकार मालिकों से मिली हुई सरकार, वहां की बीजेपी की सरकार, योगी साहब की सरकार, जो योगी जी नाम कहते हैं, और पता नहीं कैसे योगी जी है, उनका सरकार मालिकों से मिली हुई थी, मजदूरों की सुनवाई नहीं कर रही थी। आखिर मजदूरों ने, उनमें आक्रोश इतना बढ़ गया कि मजदूर सब बाहर आ गए फैक्ट्रियों से, पूरे नोएडा के अंदर, और आकर के उन्होंने प्रदर्शन किए। और गुस्से में जब आदमी होता है तो उसको कंट्रोल तो होता नहीं, गुस्से में कुछ गाड़ियां भी जल गई, हिंसा भी हो गई वहां पर वो कोई सुनियोजित हिंसा नहीं थी, वो मजदूरों का गुस्सा था, जो वहां पे मालिकों के खिलाफ और सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर करके वो गुस्सा आया। और सरकार ने ये समझे बिना कि मजदूर क्यों गुस्से में उतर के सड़क पर चले गए सारे के सारे, इसको समझे बिना कहा ये आतंकी किस्म के लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर गैंगस्टर्स का काम किया है, मजदूरों पर आरोप लगाए। ये तक कह दिया गया बीजेपी के नेताओं की तरफ से तो वहाँ पे ये तो पाकिस्तान की शक्ल कर रहे हैं, हर बात उनको पाकिस्तान नजर आता है, मजदूर आंदोलन करें तो पाकिस्तान की शय नजर आती है सरकार को, ये हालत है। और वहाँ पे 400 के करीब गिरफ्तारियां हो गई, 400 गिरफ्तारियों के अंदर महिलाएं बहुत है, उससे गिरफ्तारी के अंदर महिलाओं को भी उठा लिया गया घरों से, लोगों को घरों से पकड़ के उठाया गया है, ट्रेड यूनियन नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, ट्रेड यूनियन के इसका घरों में कैद, उनको निकलने नहीं दिया जा रहा ताकि मजदूरों से संपर्क कर पाए। यदि आज मजदूर लगातार हुआ है, इसके बाद योगी सरकार ने 24 रुपए रोज की बढ़ोतरी करी। हालांकि ये 24 रुपए रोज की बढ़ोतरी कोई मायने नहीं रखती आज के जमाने में, आप तो सब जानते हैं 24 रुपए में क्या आता है। अगर ठीक से 2 चाय पियो तो 2 चाय ढंगी नहीं आती है, 2 चाय ढंगी नहीं आती है। तो ये दिखाने के लिए उसको कुछ लोग बढ़ा, देखो सारी योगी जी ने 24 रुपए बढ़ा दिए। अरे पहली बात तो तुमने बढ़ाए, ये पहले नहीं बढ़ा सकते थे ताकि इतना बड़ा बवंडर खड़ा नहीं होता, इतना आंदोलन खड़ा नहीं होता, और खाली 24 रुपए। अजी एक तक की मांग है कि जिससे गिरफ्तार लोग किए गए उस सारे गिरफ्तार लोगों को बिना शर्त छोड़ो, उनके खिलाफ जो FIR दर्ज की है बहुत ज्यादा, उन मजदूरों के खिलाफ FIR को खत्म करो, किसी के खिलाफ भी एक FIR नहीं होनी चाहिए वहां पर। और उनके मजदूरों के नेताओं को हाउस अरेस्ट से छोड़ो, उनके नेताओं से बात करो, संवाद शुरू करो कि कैसे आगे के लिए आंदोलन मतलब ठीक इस तरह का स्थिति नहीं पहुंचे, बातचीत से समाधान निकले। आपको माने सर में गुड़गांव के अंदर मजदूर हड़ताल पर है, वहां वो आंदोलन चल रहे हैं, तो मैं आपको इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, आप पर हम पर तो कहीं लाठीचार्ज नहीं हो रहा, अभी हमको और आपको तो गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, तो भी आप लोग डरते हो आंदोलन लाने के लिए। उन मजदूरों से हिम्मत से सड़क पे आ गए थे सरकार का मुकाबला करने के लिए, आपको भी हिम्मत के साथ लड़ाई करनी पड़ेगी, मजदूरों के आंदोलन से सबक लेना पड़ेगा, जब जाकर के आपकी समस्याओं का हल होगा। इसी के साथ साथ अब मैं रोडवेज पर आता हूँ, कमेंट आपकी मांगों पर जिक्र करने से पहले मैं ये जिक्र करना चाहता हूँ, या भी 7-8 महीने पहले एग्जैक्ट महीना 1-2 महीने गलती हो सकती है, उससे कनेक्शन में जब तनख्वाहें टाइम पर नहीं मिलती, पेंशन टाइम पर नहीं मिलती थी, तो हम लोग नारे लगाते थे समय में भुगतान करो, पेंशन का समय में भुगतान करो, बकाया भुगतान करो, ये नारे लगाते थे। अब वो समय पर पेंशन मिलने लग गई, अब समय पर पेंशन मिलने लग गया, तो लोग सबसे सब कुछ बढ़िया हो गया, रोड सब कुछ बढ़िया हो गया, रोड अब तो जब पेंशन समय में मिलता है और पेंशन समय में मिलती है, अखबार वाले मीडिया वाले बड़ी तारीफ करते सरकार की, टीचर में मिलना शुरू हुआ, ठीक हुआ, कम से कम आगे बना रहना चाहिए सवाल। दूसरा सवाल सबसे बड़ा आज ये आ रहा है, वैसे इस रोडवेज में अलग अलग तरह के कर्मचारी काम करते हैं, ड्राइवर भी है, कंडक्टर भी है, हमारा आर्टिजन है, वर्कशॉप का स्टाफ भी है, हमारे ऑफिस में काम करने वाले अकाउंट्स के साथी है, प्रिंसिपल स्टाफ के साथी है, स्टेटिस्ट के साथी है, सेतु श्रेणी के कर्मचारी के साथी है, ये अलग अलग वर्ग के सब लोग मिलकर रोडवेज में
इस रोडवेज को चलाने में वैसे तो सबका महत्व है, मैं ये नहीं कहता किसी का महत्व नहीं है, तो सबको अपना अपना काम बटा हुआ है, पर सबसे ज्यादा अगर इस रोडवेज को चलाने में किसी की भूमिका है तो वो है हमारा ड्राइवर और कंडक्टर, और इसके बाद हमारा मैकेनिक वर्कशॉप पे काम करने वाला वो टेक्निकल स्टाफ। ये है रोडवेज की जिससे संचालन चलता है। क्या हालत है आज हमारे संचालन के कर्मचारियों की, क्या हालत है आज हमारे संचालन के कर्मचारियों की। आज हमारे ड्राइवर को, कंडक्टर को, आज पहली बात तो अब 400 किलोमीटर की चलना शुरू, 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर तो और बढ़िया, पहले ज्यादा काम करना पड़ता था, अब 400 किलोमीटर तक जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब 400 जाओ, अरे 400 चलो, हमें कोई आपत्ति नहीं, 500 चलो, हमें इसमें आपत्ति नहीं है, पर इसके लिए स्टाफ तो दो। जहाँ डबल क्रू की जरूरत है, इसलिए कि वे डबल क्रू इसलिए दिया जाता है, एक आदमी रोजाना कितना ज्यादा काम करेगा, इसलिए क्रू का डबल क्रू का सिस्टम हुआ था। क्रू है नहीं, आप वही सिंगल क्रू से आप 14-14 घंटे, 15-15, 16-16 घंटे काम करा रहे हो। चल रहा है नहीं चल रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कब तक करेंगे, कब तक करेंगे ये काम। इनका मानसिक शोषण हो रहा है, परेशानी होती है, समय पर रेस्ट नहीं मिलता है, छुट्टी नहीं मिलती है। अगर बीमार हो जाए सूचना भेज दे कि भाई तबीयत खराब हो गई, तूने मेडिकल साथ में नहीं भेजा, इसलिए हम तेरे को एब्सेंट लीव करेंगे, और एब्सेंट लीव करके उसका तेरी वसूली करेंगे। ये तक भी कार्रवाई होती है, गाड़ी करते लोग तुम्हारे नाम से। चलो कोई बात नहीं, चलो कब तक चलेगा ये? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर हो तो चलो बर्दाश्त कर ले कि भाई रोडवेज के इनके अंदर चलो किसी तरीके से साल भर काम कर लो, पर ये तो लगातार हो रहा है, लंबे समय से हो रहा है। कब तक ये हालत, कब तक ऐसी हालत चलेगी किसी को पता नहीं है, क्यों ये हालत तो जब सुधरेगी ना, जब नई भर्ती होगी, नई भर्ती हो नहीं रही है, बिना नई भर्ती हुए बिना स्टाफ नहीं आएगा तो कहाँ से डबल क्रू चलेंगे, कहाँ से लोगों को छुट्टी मिलेगी। ये नहीं हो रहा, भर्ती कर रही, कितनी पोस्टें खाली पड़ी है, सब अलग अलग वर्ग के लोगों की अगर पोस्ट मिला के देखे तो हमारे कौन धर्मवीर ने हिसाब लगाया हुआ है ज्ञापन में कि 12,000 से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी, तो सही आता है मोटा मोटा हिसाब, बल्कि मैं समझता हूँ 12,000 से ज्यादा ही होगी। तो मैंने थोड़ी देर पहले कहा करीब 25,000 के आसपास स्टाफ होता था, आज 11,000 के आसपास ही रह गया, और ये 12,000 मानते हैं तो भाई 13-23,000 ही होती है, तो मैं जानता हूँ या 23-24 हो सकता है, संख्या 14-15,000 तक पोस्टें खाली पड़ी हो। तो ये पोस्टों पे भर्ती हमने यहाँ तक कहा चलो सारी भर्ती तुम नहीं कर सकते, तो ड्राइवर, कंडक्टर और मैकेनिक स्टाफ जिससे वाहन संचालन चलता है, कमाई होती है, ये पोस्टें तो पहले भर दो भाई, ताकि इन पर जो जुल्म हो रहा है वो नहीं कर रहे। ये उल्लंघन हो रहा है कानून का। कौन से कानून का उल्लंघन हो रहा है? आप टाइम पर नहीं आए, आपके डब्ल्यूटी का रिमांड लग गया, आप लगातार एब्सेंट हो गए, आपने अगर किसी से जोर से बोल गए तो आपके असभ्य व्यवहार का आरोप लगा के आपके खिलाफ स्टैंडिंग ऑर्डर में चार्जशीट देते हैं ना, सस्पेंड भी देते हैं ना। क्या लिखते हैं उसमें? आपने स्टैंडिंग ऑर्डर की फला धारा का उल्लंघन किया, इसलिए अपराध किया आपने, इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है भाई, कानून बना हुआ है, अब कानून का दुरुपयोग हो रहा है, सदुपयोग वाला सवाल है, मैं उस पर भी चर्चा नहीं कर रहा, पर एक कानून बना हुआ है। तो भाई तुम जो ये 14-14 घंटे की ड्यूटी ले रहे हो, 15-15 घंटे की ड्यूटी ले रहे हो, 16-16 घंटे की ड्यूटी ले रहे हो, बंद नहीं कर रहे, इसका ओवर टाइम भी नहीं देते तुम, रेस्ट के दिन काम करने का पेमेंट भी तुम नहीं देते, जीएच के दिन काम करने का पेमेंट भी तुम नहीं देते हमारे स्टाफ को, तो ये भी गैर कानूनी है। इसमें जो कानून बना हुआ है वो क्या है कानून? वो कानून है, लिख के रख लो अगर मुझे हमारी याद नहीं रही तो। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961, 1961 का कानून है। हिंदी में उसको बोलते हैं मोटर परिवहन कामगार अधिनियम 1961। ये किसने बनाया है कानून? ये कानून राजस्थान सरकार का बनाया हुआ नहीं है, ये राजस्थान भारत सरकार का बना हुआ है, देश की पार्लियामेंट से पारित ये कानून है, सेंट्रल का कानून है। इसमें लिखा हुआ है 8 घंटे की ड्यूटी होगी, ज्यादा आप लो तो 10 घंटे तक ड्यूटी ले सकते हो, 10 घंटे से ज्यादा, पर 10 घंटे लोगे 2 घंटे का ओवर टाइम देना पड़ेगा, या तो 14-14, 15-15 घंटे में। इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। अब इस कानून के उल्लंघन के लिए उस कानून में क्या लिखा है? सजा भी दे, जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर में आपके लिए सजा है, इंक्रीमेंट रोकना और आर्थिक दंड लगाना, टर्मिनेशन तक की सजा है। तो उस कानून में अब
मालिकों के लिए भी कानून में सजा है। सजा ये है आर्थिक जुर्माना उन पर लगाया जा सकता है कानून के उल्लंघन का, उनको जेल की सजा भी दी जा सकती है न्यायालय के द्वारा, और दोनों से सजा दंडित किया जा सकता है। आर्थिक जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है और सजा से भी दंडित किया जा सकता है। तो सवाल ये कैसे दंडित हो? ये मुकदमा चलाने का अधिकार वर्कर को नहीं है इनके खिलाफ, ये मुकदमा चलाने का अधिकार कानून के उल्लंघन का यूनियन को नहीं अधिकार। अगर यूनियन को अधिकार होता तो हम कभी का मुकदमा चला के इनको जेल भिजवा चुके थे, कई अफसरों को जेल जा चुके थे। तो कानून का लगातार है, पर ये कानून हमारे को अधिकार नहीं है। ये अधिकार सरकार के लेबर डिपार्टमेंट को है। सरकार का लेबर डिपार्टमेंट इस पर कार्रवाई कर सकता है। हमने लेबर डिपार्टमेंट को भी 2 प्रार्थना पत्र दिए, कानून का उल्लंघन हो रहा है, इनके खिलाफ मुकदमा चलाओ। वहां से नोटिस भी इनको आए हैं, पर आप तो जानते हो सरकार कभी अपने अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाएगी क्या? नहीं चलाएगी। तो ये भी कानून में प्रावधान होने के बावजूद भी ये अपराध करके, हम अपराध करके बच नहीं सकते, ये अधिकारी अपराध करके भी बच रहे हैं, ऐसा इस देश का कानून है। तो इसके लिए लड़ने के लिए क्या रास्ता है? तो ये सबसे बड़ा हम कह रहे हैं, भाई भर्ती करो, नई बसें लाओ। अनुबंधित बसों से कब तक काम चलाओगे? अनुबंधित बसें लाने का मतलब तो ये है कि आप यहाँ पे रोडवेज निजीकरण कर रहे हो, आकार सिकुड़ रहा है रोडवेज का। एक दिन नाम रह जाएगा खाली रोडवेज का, रोडवेज की बसें तो नहीं होंगी, बसें नहीं होंगी तो ड्राइवर नहीं होगा, कंडक्टर भी नहीं होगा, और फिर की मरम्मत के लिए वर्कशॉप का कर्मचारी भी नहीं होगा। क्या होगा? खाली नाम अनुबंधित, नाम रोडवेज। तो अनुबंधित बसें इस रोडवेज को तबाह करने के लिए है। हम कह रहे हैं 2500 नई बसें लाओ, ठीक है, ज्यादा तुम ले, केवल अनुबंधित बसों पर निर्भर नहीं रह सकते। आप प्राइवेट मोटर मालिकों को मिलाई भगत करके सरकार और अनुबंधित बसों को ज्यादा हम पर थोप रही है। इसलिए सरकार के खिलाफ रोडवेज को बचाने का सवाल भी हमारे सामने, कर्मचारियों के सामने बहुत ज्यादा बड़ा सवाल है। और इसके सवाल और भी बहुत सवाल है। हमारा टेक्निकल स्टाफ पे ग्रेड फर्स्ट जो है वो 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड 3 कैटेगरी होती है उसकी बेटे, 3 होती है भाई। है कोई आर्टिजन यहाँ पर आए हैं ना? सेंट्रल वर्कशॉप क्या है, मैंने देखा था, आए हैं, कहाँ गए सेंट्रल वर्कशॉप वाले? और सेंट्रल वर्कशॉप की जाएगी 3 कैटेगरी होती है। तो 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड पर प्रमोशन होता है, 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड पर प्रमोशन होता है। अब क्या हुआ, 2013 में चुपके का इन्होंने नियम में संशोधन कर दिया कि अगर प्रमोशन होगा 2nd ग्रेड का तो उसकी ग्रेड पे 6ठी वेतन आयोग की बात करें, अब तो 7वां लग गया, तो 6ठे वेतन आयोग में ग्रेड पे 2nd ग्रेड की 2400 ग्रेड पे होती थी, और ग्रेड से 1st की 2400 करती, तो कैसा प्रमोशन हुआ भाई? प्रमोशन में तो आर्थिक लाभ बढ़ता है, आर्थिक लाभ ही जब नहीं दे रहे तो कैसा प्रमोशन है? ये रोडवेज ने प्रस्ताव पास किया, कराया, हमने मांग उठाई थी और सरकार को भेजा, सरकार मंजूरी नहीं देती, कहता नहीं हम नहीं कर सकते, हमने हमारे यहाँ भी नहीं कर रखा है। तो वो अटकी हुई 5-6 साल से हमको कोसते भी है। क्या करती है यूनियन? अरे भाई यूनियन तो बहुत कुछ कर रही है, तू कहाँ देख रहा है? और तुमको रोज कहाँ बताएं व्हाट्सएप पे लिख के हमने क्या किया? कहाँ बताए तुमको व्हाट्सएप पे लिख करके? संभव है क्या बताना? लिख करके बहुत कुछ कर रही है यूनियन, तो सबके सामने आलोचना कर रही है सरकार की। और रोडवेज के प्रशासन को भी कहते उनकी छाती पे बैठ के कहो ना, रोडवेज हम चला रहे, तुम नहीं चला रहे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी, हमको पता है हमारा मैकेनिक की तकलीफ क्या है, हमने प्रस्ताव पास किया, पास करो इसको। कौन होते हो तुम हमारे प्रस्ताव को रोकने वाले? ये कहने की इनकी हिम्मत नहीं है, कहा है कहो इस तरीके से, इनकी हिम्मत नहीं है। ऐसे ही हमारा वो जो नॉन ITI जो मृतक कर्मचारी के आश्रित के रूप में नॉन ITI वाले लोग लगे, ये था उनके लिए कि 10 साल पूरा होने पर उनको ITI के बराबर मान लेंगे। 10 साल पूरा होने पर किसके बराबर मान लेंगे? ITI के बराबर। तो ITI के बराबर मानने का मतलब ये है कि जो ITI और नॉन ITI जिसको बराबर माना है, बराबर होने, उसको खाली 2nd ग्रेड तक प्रमोशन, उससे आगे ग्रेड 1st का प्रमोशन नहीं, जूनियर फॉरवर्ड का प्रमोशन नहीं। वो भी हमने ऐसे प्रस्ताव पास करके रोडवेज के मैनेजमेंट ने हमारी मांग के ऊपर, संयुक्त मोर्चे की मांग के ऊपर सरकार को भेजा। सरकार उसको भी मंजूरी नहीं देती, उसको भी मंजूरी नहीं दे रही सरकार। रोज नई नई चीजें मांगती रहती है, आज ये भेजो, आज ये भेजो। 5-6 साल से वो मामला अटका हुआ पड़ा हुआ है। और यहाँ महिला कर्मचारी भी काम करते हैं, हमारे कंडक्टर महिला कर्मचारी हैं, वर्कशॉप में भी है, कुछ ज्यादा नहीं, वर्कशॉप में भी महिला कर्मचारी है कुछ जगह के ऊपर, दफ्तरों में भी महिला कर्मचारी है,
महिला कर्मचारी अधिकारी की पोस्ट पर भी काम कर रही है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ 2 तरह के नियम कायदे लागू होते हैं। एक कायदा है जिसको संक्षेप में बोलते हैं 1965 का कानून है वो, जिसको सर्विस रेगुलेशन बोलते हैं। सर्विस रेगुलेशन 1965 वो किस पे लागू होता है? वो अधिकारियों पर लागू होता है, वो दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है सर्विस रेगुलेशन। दूसरा स्टैंडिंग ऑर्डर, वो भी 1965 का है। वो किस पे लागू होता है? वो ड्राइवर पर, कंडक्टर पर, मैकेनिक पर, या उनकी गाड़ियां चेक करते हैं जो वाहन संचालन से संबंधित लोग हैं उन पर लागू होता है। तो इस रोडवेज के मैनेजमेंट ने 2018 में छुट्टे लोग वो महिला कर्मचारी जो सर्विस रेगुलेशन में आने वाली है, दफ्तरों में काम करने वाली महिलाएं और अफसर जो महिलाएं थी, उनको लिए चाइल्ड केयर लीव की मंजूरी दी थी। बच्चे की देखरेख करने की 2 महीने की छुट्टी होती है, ये उसका पास भी कर दिया सरकार ने। हमने कहा भाई वो महिलाएं स्पेशल है क्या? चलो उनको मिल गया, अच्छा किया। पर हमारी ये महिलाएं जो उनसे ज्यादा मेहनत कर रही है, कंडक्टर है, वर्कशॉप में चल रही है, इनको चाइल्ड केयर लीव क्यों नहीं? महिला में कैसा फर्क कर रहे हो आप? अरे महिला में भी फर्क कर दिया, उनको देंगे तुमको नहीं देंगे। वो भी 1 की मांग पे, संयुक्त मोर्चे की मांग पे रोडवेज के मैनेजमेंट से बोर्ड से पास करा के सरकार को भेजा। सरकार उसको भी लेके बैठी है, सरकार उसको भी लेके बैठी है। ऐसे सवाल, पहली बात तो रोडवेज मैनेजमेंट नहीं माने, ये मान ले तो सरकार नहीं माने। तो हम तो रोडवेज मैनेजमेंट और सरकार दोनों हमको हमारा शोषण कर रहे हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर वालों के लिए ऑन लीव 18 होती है साल में, हम 300 की मांग कर रहे हैं। सर्विस रेगुलेशन वालों को होती है 300 करो। ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी आज 7-7, 8-8 साल हो गए इनको रिटायर, उनको नाइट ओवर टाइम बकाया जो सेवा काल के वो भुगतान नहीं होगा, जीएच का भुगतान नहीं होगा। इधर से इधर रोज छुट्टियां चटकाते कहीं तो उसमें जिंदगी से चले गए, परलोक सिधार गए। तो फिर की सरकार मैनेजमेंट एक बार अभी 2 महीने पहले जो नए फाइनेंशियल एडवाइजर आए हैं, वो थोड़ा बातचीत को समझते हैं, होशियार भी है, और वो उनकी भी एक एसोसिएशन बनी हुई है अकाउंट्स वाले अफसरों की, उसके वो नेता भी है। उससे हमारी बातचीत हुई, हरगोविंद जी भी साथ थे और दूसरे साथी हमारे साथ थे, धर्मवीर जी भी थे। तो उनसे बातचीत हुई, उसने माना यार ये तो अन्याय तो हो रहा है मेरे साथ, उसका भुगतान नहीं होगा। यार मैं क्या करूँ, मेरे हाथ में तो पैसा नहीं है, मेरे हाथ में। हमने उनको कहा देखो, हम एमडी को भी बता, हम मीडिया को भी कहते हैं, आपको भी कह रहे हैं साहब, रोडवेज के पास तो पैसा नहीं आएगा इन लोगों का भुगतान करने के लिए, तो रोडवेज के पास इतना सोर्स नहीं है कि इनका भुगतान कर दे। तो इनका भुगतान करने के लिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के भुगतान के लिए पैसा कैसे अरेंज हो? ये RSRTC काय के तहत बनी है, रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एक्ट 1950, जो सेंट्रल का कानून है, संसद से पास किया हुआ कानून है, उस कानून के तहत बनी है। उस कानून के तहत बनी हुई संस्था ये है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया वर्षों पहले कि जो सेंट्रल के किसी कानून के तहत अगर कोई संस्था बनी हुई है तो वो भारत के संविधान की आपको भी पता होगा की परिभाषा में आते हैं, मतलब राज्य की परिभाषा में आते हैं, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभा के फंड दे हमको। हमने इनको कहा कि छाती पे बैठो, उनको कहो ना हमारे पास तो पैसा आएगा नहीं, 10 साल के 20 साल ही नहीं आएगा, फिर सब मर जाएंगे, क्या होगा इनका? तो ये देख के लगता है जब इन लोगों ने भुगतान नहीं हुआ अब तक रिटायर्ड हुए लोगों को, तो आप जो काम कर रहे हैं जिनसे 12 घंटे 14 घंटे काम ले रहा है, तुम सोच लेना भाई तुम्हारा क्या होगा रिटायरमेंट के बाद, तुम सोच लेना तुम्हारा क्या होगा। तो ये मामला बहुत गंभीर है, इस गंभीर मामले को कैसे सुलझाया जाए कि आसान बात भी नहीं है। एक बार कुछ वर्षों पहले की बात है, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, मेरी बात को ध्यान से। मैं कई बार अखबार में पढ़ता था, हवाई जहाज जो होता है ना, एरोप्लेन के भी जो होते हैं ड्राइवर बोलते हैं, उनको कैप्टन बोलते हैं, पायलट होते हैं, वो उनके भी ड्यूटियाँ पर तो निर्धारित है कि कितनी ड्यूटी होगी उनकी। तो मान लीजिए एक पायलट की ड्यूटी शुरू हो गई और पायलट को ज़्यादा काम ले लिया,
तो वो हवाई जहाज आखिरी में जैसे कहते हैं ना हमारा शुरू कहाँ समाप्त होता है, ऐसा बोलते रहे बस। तो वो अरे यार भाई, तो आप वो पायलट क्या करते थे कि मान लो साहब गाड़ी बम्बई से फ्लाइट चली, कहीं से काम करते करते आते बम्बई से फ्लाइट लेके आया, दिल्ली जाना है और रास्ते में जयपुर में रुका, उसके ड्यूटी आवर जयपुर में पूरे हो गए, तो जयपुर में फ्लाइट को फ्री करके और ये कह के मेरी ड्यूटी खत्म, अब इसको किससे भेजो, तुम्हारी जिम्मेदारी कंपनी, मैं चला गई घर, अपना बैग उठा के घर चला जाता। ये बहुत बार हुआ, उनके खिलाफ तो कार्रवाई नहीं होती। मैंने कई बार 7 साल पहले एक बार ड्राइवर कंडक्टर को कहा था, अरे तुम एक फैसला कर लो ना कि जिस दिन हमारी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी हो जाएगी, सारी गाड़ी खड़ी कर देंगे। देखो कैसे नहीं भर्ती होती है, नहीं बस करना नहीं चाहते लोग, खाली यूनियन को कोसेंगे। क्या करती है यूनियन? नेता तो बिके हुए हैं, आरोप और लगता है तो नेता तो बिके हुए हैं। यार मेरी बोली तो किसी ने लगाई नहीं भाई खरीदने के लिए, अगर मेरी बोली लगाते तो मैं पूछता भाई कितने में खरीदना चाहते हो मुझको, मैं पूछता हूँ उनको, तो मेरी बोली तो कोई लगाता नहीं, सरकार भी प्रशासन ने मेरी बोली तो कभी लगाता नहीं, तो मुझे तो उन्होंने अनपढ़ को एक भी पैसा मिला नहीं है। रोडवेज के वो जिनको तो पूरे घेर में छोड़ के वाइट के गाड़ियाँ की उनका नाम होता है, गाड़ियाँ होते हैं तो गाड़ियाँ जो होते हैं बहुत खतरनाक किस्म का। उसने अधिकारियों की मीटिंग में कहा तो यादव को कैसे कैसे मना मनू करके और यार इसको मेरे पास लेकर के कहो ताकि मेरी बात है, लेकिन लेके आओ मेरी बात मान ले, जैसा आपकी बात क्या हड़ताल करना बात करते कोई अधिकारी क्या बोले, एक अधिकारी हिम्मत करने का, अब वो अधिकारी रोडवेज में नहीं है, वो बेचारा नया भर्ती हुआ था, नया नहीं होता, वो रिटायर्ड की पोस्ट पर भर्ती किया था, सेक्शन की पोस्ट से रिटायर्ड हुआ था। बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, जो सोसाइटी थे, कारण थे, अच्छे लोग थे। उन्होंने कहा सर एवरेज यादव 8% कोमोर्बिडिटी है, ये दिमाग से निकाल दो कि हम कोई को लेके आके आ सकता है आपकी बात करने के लिए। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको कि केजरीवाल के नेता बिकाऊ नहीं है, मेरी बात ही कह रहा, एक का कोई नेता बिकाऊ नहीं है। एक का नेता प्रांत से लेकर के क्षेत्र से लेके और प्रदेश स्तर तक कोई बिकाऊ नहीं है। अगर एक के नेता के खिलाफ कभी यूनियन को भी शिकायत मिली कि आज नेता गड़बड़ी कर रहा है, मान लो कभी, तो यूनियन ने उस नेता के खिलाफ एक्शन लिया है, ये कह के कि तुम अधिकारी के लिए काम करने के लिए तुमको नहीं रखा यूनियन ने, तुमको मजदूरों की पैरवी करने के लिए रखा है, तुमको यूनियन चाहता है। क्या जैसा मैंने कहा, एक दिन फैसला करो गाड़ियाँ 8 घंटे की होगी, अल्लाह तो करो यार, मत करना ताकि सबका जोर तो करना शुरू हो। पर मुश्किल क्या है भाई, बुरा मत मानना, माइक पर कह रहा हूँ, आपको नाराजगी भी हो सकती है, आसपास सुनने वाले भी मेरी बात से नाराज हो जाएंगे। हमारे ड्राइवर को लॉकशीट मिल गया, लॉकशीट मिलने के बाद उसे कोई चिंता नहीं, आप 12 घंटे की छुट्टी ले जाओ, उसे तो तकलीफ जब होती है छुट्टी मांगता है, छुट्टी नहीं जब रश मांगता है तब, अगर उससे 10 महीने भर रश की जरूरत नहीं है तो उससे रोज महीने भर काम करा लो, उससे तकलीफ नहीं है, वो बोलने को तैयार नहीं, जब बोलता है जब उसको छुट्टी नहीं मिलती मांगने। ऐसे हमारा कंडक्टर साहब, उसको भी जब छुट्टी की जरूरत होगी तो चिल्ला है, वरना तो चल रहा है, पिस रहा है, काम कर रहा है लगातार। तो भाई ऐसे तो नहीं चलेगा, तुम लड़ना भी नहीं चाहो मैदान के अंदर और तुम यूनियन के नेताओं को भी गालियाँ दो, उनकी भी आलोचना करो, तो दोनों बात तो नहीं चल सकती ना। मैं देखता हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, अभी इन दिनों जो प्रचार चल रहा था हमारे धरने का, एक जो लिखाई तो पता लिखता कौन है, सबके नंबर तुम्हारे पास सेव नहीं होंगे, जिसे नाम आ जाए उसके अंदर खाली नंबर आता है, नाम शुरू आता है, यूनियन के नेता सब बिकाऊ है। मैंने कहा भाई किस किस को किसने किसने देखा, जब तेरे मार्फत बिके तो कितने कितने में बिके यार, इस सूचना तो डाल के हमको यार चुप हो गया, उसके बाद चुप हो गया। तो ऐसे हालात हैं, इसके खिलाफ मजबूती से सोचना पड़ेगा। केवल भाषणों से काम नहीं चलेगा, केवल ज्ञापनों से काम नहीं चलेगा,
केवल धरने से काम नहीं चलेगा, बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ने की सोच। 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे के काम से मुक्ति पानी है वो, और हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया भुगतान से बड़ी लड़ाई की तरफ बढ़ने का कोशिश करेगा। सबको कोई रास्ता मिलेगा, वरना कोई रास्ता करने की बहुत बड़ी लड़ाई है। किसान को मैं समझता हूँ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, बोलने को तो बहुत बोला जाता है। शाम तक नहीं चलाएंगे धरने को, हम इसको 2:30 बजे तक चलाना चाहते हैं। और साथी के बारे बहुत ध्यानी है, अब मैंने तो ये बोल दिया समझ में आया मुझको। आपको ज़्यादा योग्य साथी मेरे बाद में आपको आएंगे बोलने के लिए, ज़्यादा तत्काल तरीके से आपके सामने बात पेश करेंगे, चलाएंगे। और धरने को अच्छी तरह से अभी तक तो जमा हुआ है धरना, बहुत बहुत देश के लिए आपको ये तो एकदम उसके रोजगार नजर नहीं आया क्योंकि भी तो पहले ही चल रहे हैं, थोड़ी देर बाद पता लगेगा। हमें पानी वाले सब पानी सप्लाई करते रहना, थोड़ा पानी यहाँ शांति जोरदार तरीके से कार्य का जवाब दें। और इससे पहले एक सूचना और दे दूँ आपको, हर 3-4 साल बाद यूनियन का प्रदेश सम्मेलन होता है। हर बार सम्मेलन को हर कराती, हर बार कराती। अब की बार नंबर बीकानेर डिवीजन का फैसला करने के बाद बीकानेर डिवीजन की मीटिंग रखी। उस मीटिंग के अंदर मैं कॉमरेड हरगोविंद, मेरा कॉमरेड धर्मवीर और कॉमरेड नीरज शर्मा तीनों प्रदेश से गए थे। वहाँ सारे डिपोज के साथी आए थे, सारे डिपोज के यूनियन के साथी आए थे। वहाँ सर्वसम्मति से फैसला हुआ है कि सितंबर के महीने में यूनियन का आगामी अधिवेशन 28 सितंबर की डेट उन्होंने तय कर दी। 28 सितंबर से 3 दिन 27 सितंबर 2 दिन का प्रदेश स्तर का सम्मेलन होगा। वहाँ पर उन्होंने पैसा इकट्ठा करना शुरू कर दिया साथियों से, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 2,000 दे रहा है। मैं व्हाट्सएप पे देखता रहता हूँ, ज़्यादा सूचना तो मेरे पास हुई है। वह ये भी तय हुआ अकेले बीकानेर नहीं, जितनी बीकानेर में शाखाएँ हैं, हनुमानगढ़ है, आपका गंगानगर है, सरदार शहर है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख इकट्ठा करके देंगे, तैयारी चल रही है। तो अब ये भी तैयारी है हमारी आगे के लिए कि हम आगे सम्मेलन की तैयारी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप सब शाखाओं को भी तैयारी कर रही है सम्मेलन में। जहाँ चुनाव नहीं हुए वह चुनाव कराओ, ये भी इन्होंने फैसला लिया है। अगर जहाँ कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है काम करने के लिए, नया चुनाव करके सक्रिय कार्यकर्ता मैदान में लड़ोगे तो मैदान की लड़ाई कार्यकर्ताओं से लड़ी जा सकती है। यहाँ बैठे बैठे तो खाली कह ही सकते, नारा लगवा सकते, वहाँ सकते हैं, वहाँ पर आपके यहाँ पर लड़ोगे तो आप ही ना, आपकी लड़ाई कौन लड़ने के लिए आएगा? जैसे कहते हैं भैया झांका मुर्दा जय देगा, बीकानेर का मुर्दा जयपुर में आके नहीं दे सकता, जयपुर का मुर्दा बीकानेर में जाकर नहीं दे सकता। तो आपको अपनी अपनी जगह लड़ाई को मजबूत करने के लिए शाखाओं को मजबूत करो, आर्थिक से भी अपने मजबूत करो। छात्रों के साथ हम गाने लगवाता हूँ साल के साथ जिंदाबाद जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में राजस्थान सरकार होश में हो, होश में आके बात करो, बोलने देने में जोश में हो, होश में आके बात करो। जय QC जिंदाबाद, साथ जिएंगे, लड़ेंगे साथ जिएंगे, रोडवेज की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, रोडवेज की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद यादव साहब। कॉमरेड्स, एक हमारे